इस बार तो हमारी गायों ने काफी अच्छा दूध दिया है। इनमें तो काफी मोटी मोटी मलाई जमेगी। जो हमने नई गाय ली थी अब वो भी काफी अच्छे तरीके से दूध दे रही है। जल्दी जल्दी दूध निकालते हैं, फिर पनीर भी तो बनाना है। देसी घी की तो बात ही अलग है। पता है इस बार तो आधे से ज्यादा गांव के लोगों ने हमें देसी घी का ऑर्डर दिया है। मैंने भी पनीर लगभग तैयार कर लिया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, फिर देसी घी पनीर बेचने भी तो जाना है। तुम लोगों ने जो जो पता बताए थे हम वहां पर घी और पनीर बेच आए हैं, और ये लो इसके पैसे। मुझे नहीं पता था कि देसी घी और पनीर बेचकर हम इतने पैसे कमा सकते हैं। तुम 5 ने तो सच में कमाल कर दिया। ये तो मेरी 5 जुगाड़ू बहुओं का कमाल है, जो उन्होंने दूध से जुगाड़ करके देसी घी और पनीर बनाया और पूरे गांव यहाँ तक कि आसपास के शहरों में भी बेचा। आज इन्हीं की बदौलत हमारे घर की स्थिति ठीक हो पाई है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से इन 5 जुगाड़ू बहू की देसी घी और पनीर बनाने की कहानी जानते हैं कि आखिरकार किस तरह इन्होंने जुगाड़ से देसी घी और पनीर बनाया और अपने परिवार की स्थिति को ठीक किया। अरे पूनम जल्दी करो, दूध बेचने के लिए निकलना है। वैसे ही 5 की बजाय 6 बज चुके हैं आज हमें। हाँ बस 2 मिनट की ठीक से रस्सी बांधो, फिर चलते हैं। कोमल और पूनम हर रोज की तरह साइकिल पर बैठकर गांव में अलग अलग घरों में दूध बेचने के लिए जाते हैं। आज मुझे सिर्फ 1 किलो ही दूध देना। लेकिन आप तो रोज 2 किलो दूध लेती हैं। क्या हुआ, घर में बाकी लोग नहीं हैं क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, गांव के पास अब डेयरी खुल गई है। तुम तो 40 रुपए लीटर दूध देती हो, वहाँ तो बस 20 रुपए में दूध मिल जाता है। मैं तो बस तुमसे आज ही दूध ले रही हूँ, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो औरत दूध ले लेती है, जिसके बाद कोमल और पूनम और घरों में दूध लेने के लिए जाते हैं। हमें आपसे दूध नहीं चाहिए, और उस डेयरी पर काफी सस्ता दूध मिलता है। अब से हम वहीं से दूध लिया करेंगे। जब से गांव के पास दूध की डेयरी खुली थी तब से हर कोई धीरे धीरे उन बहुओं से दूध लेने की बजाय डेयरी से काफी सस्ते दामों में दूध ले रहा था, जिसके चलते घर में सभी लोग काफी परेशान थे। जब से ये गांव में दूध की डेयरी खुली है तब से बिल्कुल ना के बराबर लोग हमसे दूध ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं पता नहीं वो भी कब दूध लेना बंद कर देंगे। ऐसे तो हमारा काम ही बंद हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? जितनी कमाई दिन में हो रही है उतने में तो गायों का चारा भी नहीं आ पाएगा। अब उनको भूखा तो नहीं रख सकते हैं ना। अब क्या करें? पिछले साल हम भाइयों ने मिलकर जो भी खेती की थी सारी खराब हो गई, और जो भी पैसा था अब इस साल की खेती में लग गया। हाथ में एक भी पैसा नहीं बचा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना कब तक ऐसे चलता रहेगा। समय बीतने के साथ साथ जो 2-4 ग्राहक इन 5 बहू से अक्सर दूध लिया करते थे और अब वो भी दूध लेना बंद कर देते हैं, जिससे इनकी गाय जितना भी रोज दूध देती उसमें से आधे से ज्यादा दूध खराब होता जा रहा था, जिसके चलते हर कोई घर में काफी परेशान था। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अनामिका शीतल आज शहर में किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गई होती है। रिश्तेदार से मिलकर गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती हैं कि तभी वहां वो 2 औरतों को बात करते हुए सुनती हैं। आजकल तो शहर में हद से ज्यादा मिलावट होने लग गई है। पता है कल मैंने इनसे 1 किलो घी का डब्बा मंगवाया था, लिखा था उसके ऊपर देसी घी, लेकिन जब खाया तो खाने में इतना ज्यादा बेकार कि पूछो मत। तुम फिर भी घी की बात कर रही हो? मैंने पिछले हफ्ते पनीर बनाने के लिए बाहर से पनीर मंगवाया था। थोड़ी देर बाहर क्या रखा, पूरा का पूरा खराब हो गया। अब तो घी से लेकर पनीर तक हर चीज में मिलावट आ रही है, और हम तो शहर के लोग, ना हमें घी बनाना आता है और ना ही पनीर। मैंने कल पनीर बनाने की कोशिश की, सारा का सारा पनीर खराब हो गया। ना जाने क्या होगा अब। दोनों औरतों की बात सुनकर शीतल और अनामिका और एकदम से मुस्कुराने लगती हैं। क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ अनामिका, लेकिन इसके बारे में हमें सबसे पहले घर में सबको बताना होगा। थोड़ी देर में गांव जाने के लिए बस आती है और दोनों बस में बैठकर कुछ घंटे में गांव पहुंच जाती हैं और जल्दी से घर आकर सभी को इकट्ठा कर लेती हैं। लोग हमसे दूध नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें डेयरी पर सस्ते दामों पर दूध मिल रहा है, लेकिन वही डेयरी पर घी और पनीर की कीमत दुगनी से तिगनी है। लेकिन फिर भी गांव के सभी लोग उनसे घी और पनीर खरीद रहे हैं। आजकल तो लोग गांव में भी अपने घरों में घी और पनीर खुद बनाने की बजाय बाहर से खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि दूध ना सही, लेकिन हम लोग दूध से घी और पनीर बनाकर तो बेच सकते हैं ना। दूध से ज्यादा महंगा पनीर और घी बिकता है, इससे हमारी बिक्री भी ज्यादा होगी और ग्राहक भी हमसे जुड़ेंगे। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो, और तुम फिक्र मत करो, पनीर और घी बनाना मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी। सुषमा अपनी 5 बहू को दूध से घी और पनीर बनाने के बारे में सिखाती हैं। माँ जी, पनीर तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस घी को बनाने में तो जान ही निकल रही है। कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। अरे बहू, ये देसी घी है, और जब तक देसी घी से बदबू ना आए तो कैसा देसी घी।
पांचों बहुएं दूध से अच्छे से पनीर और घी बनाना सीख जाती हैं और अगले दिन जहां घर में 3 बहुएं बैठकर पनीर और घी बना रही थी, तो वहीं बाकी की बची हुई अनामिका और शालू घी और पनीर लेकर गांव में बेचने के लिए निकल जाती हैं। ये सच में असली देसी घी है ना? कहीं तुम लोग नकली घी तो बनाकर नहीं बेच रही हो? हम एक ही गांव में रहते हैं और आपके पड़ोसी हैं, अगर ये घी नकली निकले तो पैसे वापस ले लीजिएगा। गांव में कई घरों में घी और पनीर बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उनसे घी और पनीर नहीं खरीदता और अब दोनों बहुएं आसपास के शहरों में बेचने के लिए जाती हैं। ये सच में असली घी है। जब मेरी नानी घी बनाती थी तो उसमें भी बिल्कुल यही महक आती थी। मुझे तो ये 2 डब्बे दे दो। अरे पनीर भी कितना अच्छा लग रहा है। एक काम करो, आज मुझे आधी किलो पनीर दे दो। अगर अच्छा रहा तो मैं हमेशा तुमसे ही पनीर खरीद लूंगा। शहर के कुछ लोग उन दोनों बहुओं से घी और पनीर खरीद लेते हैं, जिनके इस्तेमाल करने पर उन सारे लोगों को उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और अब धीरे धीरे करके कई सारे लोग उनके ग्राहक बनने लगते हैं। भैया, आपने जो लास्ट टाइम पनीर दिया था ना, उसका शाही पनीर इतना ज्यादा स्वादिष्ट बना कि मेरे घर वालों ने तो उन्हें चाट चाट के शाही पनीर खत्म कर दिया। आपका देसी घी मैं तो अपने बच्चों को रोज देती हूँ दूध में डालकर। कुछ दिनों में इतने तगड़े हो गए हैं। आखिरकार शहर में रहकर हमें असली देसी घी और पनीर तो मिला, वरना शहर में तो मिलावट की कमी नहीं है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही उन पांचों बहू की शहर में घी और पनीर बेचकर काफी अच्छी कमाई होने लग गई थी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो घर से खुद उनके गांव में आकर उनसे बड़ी तादाद में घी और पनीर ले लिया करते थे। वहीं गांव के कुछ लोग जिन्होंने उन लोगों से घी और पनीर लिया था, उन्हें भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिससे अब वो भी डेयरी छोड़ देसी घी और पनीर लेना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप सच में देसी घी दे रही हैं, वरना मैं तो इस वक्त आपसे 2-3 डिब्बे ले लेती। गांव में रहकर भी मैंने आज तक घी बनाना नहीं सीखा है। सही कह रही हैं, ये आपसे लिया हुआ घी और पनीर काफी अच्छा होता है। कल तो मैंने गलती से पनीर बाहर रख कर सो गई थी। सुबह उठी तो सोचा कि पनीर अब तक खराब हो गया होगा, लेकिन पनीर तो ताजा ही था। यही कमाल होता है देसी तरीके से घी और पनीर बनाने का। चाहे दुकान कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो मिलावट इंसान करता ही है। सिर्फ गांव के लोग ही अभी तक जो इन कामों में आगे नहीं निकले हैं। हमारे यहाँ से अब दूध लें या घी, मिलेगा तो आपको ताजा ही। उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना हमने सीखा नहीं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अब शहर के लोग पनीर लेने के साथ साथ इन लोगों से दूध लेना भी शुरू कर देते हैं। वहीं गांव के वही लोग जो डेयरी से दूध लिया करते थे, अब वो भी उनसे दूध ना लेकर इनसे ही घी, पनीर और दूध लेना शुरू कर देते हैं। समय गुजरने के साथ साथ उनकी काफी अच्छी कमाई भी होने लगती है और जहां इन लोगों के पास पहले सिर्फ 4 से 5 गाय थी, वहीं अब इनके पास 10 से 15 गाय हो जाती हैं। तुम पांचों ने कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी पांचों बहुएं इतनी तरक्की कर लेंगी। माँ जी, भले ही हमने जुगाड़ से सब किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको जाता है। अगर आप हमें दूध से घी और पनीर बनाना नहीं सिखाती तो हम कभी भी ये सब कर ही नहीं पाते। माँ जी, भले ही मेहनत हमारी हो, लेकिन दिमाग तो आपका है ना। बस भी करो, अब मेरी तारीफ ही करते रहोगे या काम भी करोगे? मैं जब तक गायों को चारा खिलाकर आ जाती हूँ। इसी तरह गाय के दूध से घी और पनीर बनाने का काम जारी रखती हैं। समय गुजरने के साथ साथ वो पनीर, घी के साथ छाछ, दही, मक्खन वगैरह का भी काम शुरू कर देती हैं और इसी तरह दिन पर दिन उनके ग्राहक भी बढ़ते रहते हैं। मेरा हाथ छूट रहा है, कोई मदद करो। शालिनी, हाथ मत छोड़ना। एक बार हाथ छोड़ा ना तो न जाने फिर क्या होगा। आप लोग कुछ करिए ना। समुद्र में कितनी तेज तूफान आ गया है, कहीं हमारा जहाज समुद्र में न डूब जाए। पवन, क्या हुआ? इंजन चल क्यों नहीं रहा है? लगता है इंजन जाम हो गया है। अब क्या करें हम? हे भगवान, अब तुम ही रक्षा करो और बहू को कुछ न हो। समुद्र में आए अचानक तूफान के कारण पूरा परिवार समुद्री जहाज में फंसा हुआ था। इंजन बंद हो जाने के कारण जहाज भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आखिरकार ये पूरा परिवार समुद्र के बीचों बीच जहाज पर क्या कर रहा था और क्या ये समुद्री तूफान से बच पाएंगे या ये भी कई लोगों की तरह समुद्र में ही खो जाएंगे? आइए इसे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरा तो सपना था कि हम लोग अपना हनीमून समुद्री जहाज पर मनाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे ससुराल समुद्री जहाज पर होगा। और ये कोई ऐसा वैसा समुद्री जहाज नहीं है, यहाँ पर रहने की सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन आप सब समुद्री जहाज पर ही क्यों रहते हैं? हम 10 के 10 भाई समुद्री जहाज के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ज्यादा समय हमारा समुद्री जहाज पर ही रहता है, इसलिए उसे ही हमने अपना घर बना लिया है। थोड़ी देर में सभी गाड़ियां समुद्र किनारे पहुंच जाती हैं, जहां छोटी छोटी बोट उन सबका इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी, आपने तो कहा था कि हमारा ससुराल समुद्री जहाज पर होगा, लेकिन यहाँ तो बस एक छोटी छोटी बोट है। अब क्या इन छोटी छोटी बोट पर हमारा गृह प्रवेश होगा?
अरे बहू, ये बोट तो हमें हमारे समुद्री जहाज तक ले जाएगी। चलो अब सब इन बोट पर चढ़ जाओ। सुमित्रा अपनी 10 नई नवेली बहुओं और बेटों के साथ उन बोट्स पर चढ़ जाती है और अब थोड़ी देर में वो सभी बोट एक बड़ी से समुद्र जहाज के पास पहुंच जाती हैं। एक एक करके अब सभी बहुएं अपनी समुद्री जहाज के आलीशान ससुराल में आती हैं। ओह माय गॉड, हमारा तो सच में समुद्री जहाज पर कितना बड़ा आलीशान ससुराल है। उस तरफ देखो, डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जैसा डाइनिंग रूम बना हुआ है और उस तरफ देखो कितना बड़ा पानी का फाउंटेन है। समुद्री जहाज पर भी पानी का फाउंटेन हो सकता है। यहाँ से समुद्र का कितना अच्छा व्यू आ रहा है और वो देखो सूरज भी कितना प्यारा लग रहा है। समुद्र में कितनी सारी रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही हैं। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं तो सारी जिंदगी यहाँ आराम से रह सकती हूँ। सभी बहुओं को खुश देख उनके पति और सास भी काफी खुश होती हैं। जिसके बाद बने उस आलीशान घर में सुमित्रा प्यार से अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करती है। 2-3 दिन सभी बहुएं उस समुद्री जहाज पर काफी एंजॉय करती हैं। तरह तरह के पकवान खाती हैं, वीडियो बनाती हैं, गेम्स खेलती हैं। लाइफ हो तो ऐसी, मुझे तो मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। कितनी खुशकिस्मत हूँ ना मैं, जो हमें ऐसी जिंदगी जीने को मिल रही है। और नहीं तो क्या, असली बात तो ये होती है, समुद्री जहाज पर घूमो, खाओ पियो, इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखो। अपने समुद्री जहाज पर बने वो आलीशान ससुराल में सभी बहुओं की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन क्या सारी जिंदगी ये सभी बहुएं अपनी समुद्री जहाज पर बने आलीशान ससुराल में गुजार लेंगी या आने वाले समय में इन्हें कोई परेशानी होगी? अंजलि, थोड़ा और पीछे जाकर खड़ी हो ना, उस तरह फोटो काफी अच्छी आएगी। ठीक है, इतना सही है या और पीछे होना है? अंजलि फोटो खिंचवाने के लिए जैसे ही थोड़ी और पीछे होती है तो शिप पर पड़े पानी की वजह से अंजलि का पैर फिसल जाता है और वो बड़ी तेजी से गिरती है। मेरी कमर, मर गई रे माँ। अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा तो नहीं लगी? लगता है पानी की लहरें कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी और शिप में आ गई। अंजलि साक्षी को संभालती है और उसे उसके कमरे तक ले जाती है। 24 घंटे समुद्री जहाज पर रहने की वजह से कहीं न कहीं उसका असर उन सबकी तबीयत पर होने लगा था। कभी किसी को उल्टी होती तो कभी किसी को चक्कर आते। क्या बात है माया बहू, सुबह से 3 बार उल्टी कर चुकी है। खुशखबरी देने वाली है क्या? काहे की खुशखबरी? माया की तबीयत खराब है, इसलिए उसे उल्टियां हो रही हैं। वहाँ शालिनी को ही देख लो, 2 दिन से चक्कर आ रहे हैं उसे। लगता है समुद्री जहाज पर रहने का असर हो रहा है ये। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन ये क्या, किचन में तो लगभग राशन खत्म हो गया है। मुश्किल से 2-3 दिन का ही राशन बचा है। चलो माँ जी से कहते हैं। आरुषि माया सुमित्रा के पास जाते हैं और उसे राशन खत्म होने के बारे में बताते हैं। बहू जो है उसी में काम चलाना होगा, क्योंकि हम लोग स्टॉक में ही राशन लेकर आते हैं। अब गली मोहल्ले में तो है नहीं कि नुक्कड़ की दुकान से सामान ले आए। अब तो अगले हफ्ते ही ये जहाज किनारे पर जाएगा तो तभी सामान लेना होगा। जब पहले उन सभी बहुओं को समुद्री जहाज पर रहने के फायदे दिख रहे थे, लेकिन अब वहीं ये कहीं न कहीं उसके नुकसान से भी प्रभावित हो रही थी। अरे यार, मेरे फोन में तो कब से नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। माया, क्या तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहे हैं? तुम्हारे क्या किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं? सारे सिग्नल्स गायब हैं। अब बिना फोन के कैसे दिल लगेगा हमारा? एक तरफ दोनों बहुएं नेटवर्क को लेकर परेशान थीं, वहीं दूसरी तरफ राशन खत्म हो जाने की वजह से सभी बहू के पति समुद्र से मछली पकड़ते हैं और उसे पकाकर खाते हैं। आप लोग तो मछलियाँ खाकर अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? अरे बहू, तुम लोग भी मछली खा लो। तुम्हारे पति बड़ी स्वादिष्ट मछली बनाते हैं। हम लोग मछलियाँ नहीं खाते हैं। आप लोग जल्दी से जहाज को किसी शहर तक ले जाइए, वरना हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे। क्या हुआ साक्षी, कुछ उदास लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं है। पता है, समुद्र में घूम घूम कर मैं थक चुकी हूँ। मुझे अपनी पहली जिंदगी याद आ रही है। आए दिन मैं कभी चाट पकौड़े खाने के लिए निकल जाती थी, तो कभी कपड़े खरीदने के लिए सरोजनी मार्केट। लेकिन जब से समुद्री जहाज पर आए हैं तब से बस इसी में ही है। हम सब का भी यही हाल है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं मायके चली जाऊं, लेकिन हम तो वो भी नहीं जा सकते हैं। समय गुजरता है। हर रोज की तरह सभी बहुएं अपने कमरे में बैठी होती हैं। वहीं उनके पति शिप चला रहे होते हैं। तभी एक बड़ी सी शार्क उनके जहाज से टकराती है, जिससे जहाज साइड से टूट जाता है। ये क्या? अरे जहाज तो डैमेज हो गया। कहीं इसके अंदर पानी न भरने लग जाए। पवन, हमने जो शूटर से छोटी बोट बांध रखी है, जल्दी से सबको उसमें उतार दो। हम जब तक शिप ठीक करते हैं। हाँ ठीक है। पवन सभी को उन छोटी बोट पर उतार एक किनारे तक पहुंचा देता है। वहीं बाकी भाई शिप को किनारे तक लाते हैं और उसे ठीक करने लगते हैं। बस यही दिन देखना रह गया था हमारी जिंदगी में। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इन सब से। शिप के ठीक होने के बाद सभी लोग वापस शिप पर आ जाते हैं और ऐसे ही कई दिन और गुजर जाते हैं और आज समुद्र में काफी भयानक तूफान आता है।
साथ ही जहाज का इंजन भी जाम हो जाता है। सभी बहुएं और सुमित्रा जहाज के एक एक हिस्से को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। क्या ये आज हमारा आखिरी दिन है? हम सब लोग मरने वाले हैं। मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। ऐसा नहीं होगा, हमारे पति कोशिश कर रहे हैं, हम जरूर बच जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। अगर इंजन कुछ देर में शुरू नहीं हुआ तो हम इस समुद्र तूफान में फंस कर रह जाएंगे और यहाँ से निकलना हमारे लिए नामुमकिन होगा। मैं एक काम करता हूँ, शिप के निचले हिस्से में जाता हूँ, शायद वहाँ जाकर कुछ हो जाए। जतिन जहाज के निचले हिस्से में जाता है और इंजन के कनेक्शन को ठीक करने लगता है। कई देर की कोशिश के बाद आखिरकार इंजन का कनेक्शन ठीक हो जाता है और अब जहाज चलने लगता है, जिसके बाद वो सभी उस तूफानी समुद्र से जहाज को सुरक्षित जगह पर ले आते हैं और कुछ ही देर में अब मौसम भी बिल्कुल साफ हो जाता है। चलो, आखिरकार सब ठीक हो गया। अब आप सब लोग अंदर जाकर आराम कर लीजिए। अरे जब तक हम भी देखते हैं कि जहाज पर क्या क्या नुकसान हुआ है। बस अब और नहीं, हम इस समुद्री जहाज में अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। शुरुआत में समुद्री जहाज की आलीशान ससुराल में हम सब काफी खुश थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ हमें यहाँ की परेशानियाँ महसूस होनी शुरू हो गई। राशन खत्म हो जाए तो उसे जाकर ला नहीं सकते, बार बार तबीयत खराब होती है, फोन में नेटवर्क नहीं आते और जो कल हुआ उसके बाद हम यहाँ रहने का सोच भी नहीं सकते हैं। शालिनी बिल्कुल ठीक कह रही है, जरूरत पड़ने पर हम कहीं आना जाना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जान को हमेशा खतरा है। मैं भी बहू की बात से सहमत हूँ। मेरे ख्याल से हमें वापस अपने घर में ही चलना चाहिए। आप सब लोग ठीक कह रहे हैं, हम आप लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें तो इन समुद्री तूफान की आदत है और बचने के तरीके भी पता है, लेकिन आप लोगों को कुछ हुआ तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। सभी बहुएं अपना अपना सामान पैक करती हैं और अपने सास के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती हैं और आराम से अब जमीन पर बने घर में रहती हैं। वहीं उनके पति भी अब अपने समुद्री जहाज पर अपना काम जारी रखते हैं।